कहानी की शुरुआत होती है 1928 में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर से। डॉक्टर हेनरिक डैम लिपिड अर्थात वसा जैसे पदार्थ कोलेस्ट्रॉल पर काम कर रहे थे। यह पदार्थ पनीर, मक्खन, अंडों इत्यादि में पाया जाता है। यह भोजन से अवशोषित होकर खून में पहुंच जाता है। डॉक्टर डैम जानना चाहते थे कि अगर किसी जीव को भोजन के जरिए बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल ना मिले तो क्या फिर भी वे अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर लेंगे। उन्होंने अपनी रिसर्च चूजों पर शुरू की। चूजों को कोलेस्ट्रॉल विहीन भोजन दिया जाने लगा। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान डॉक्टर डैम का ध्यान एक विचित्र बात की ओर गया। इन चूजों की त्वचा के नीचे पेशियों में व अन्य भागों में ब्लीडिंग होने लगी थी। यह भी पता चला कि चूजों में खून का थक्का बनने में अधिक देर लगती थी। यह बात डॉक्टरों को पहले से पता थी कि इस तरह के लक्षण स्कर्वी नामक रोग में दिखाई देते हैं, जो विटामिन सी की कमी से होता है। अतः डॉक्टर डैम ने चूजों को विटामिन सी देना शुरू किया, किंतु फिर भी उन चूजों की हालत में कोई सुधार नहीं आया। डैम को पता था कि यह सब कोलेस्ट्रॉल की कमी से नहीं हो रहा है, क्योंकि वे अपने प्रयोगों द्वारा समझ चुके थे कि चूजे अपना कोलेस्ट्रॉल स्वयं बना रहे थे। डैम ने अब चूजों को गेहूं व मछली का तेल देना शुरू किया। गेहूं का तेल विटामिन ई व मछली का तेल विटामिन ए व डी के अच्छे स्रोत हैं। जब डैम ने चूजों को कोलेस्ट्रॉल मुक्त भोजन दिया था तो उसमें ये विटामिन भी अनुपस्थित थे। अतः उन्होंने चूजों को ये विटामिन दिए, किंतु इन विटामिनों से भी चूजों की हालत नहीं सुधरी। डैम ने अब चूजों को अंकुरित अनाज व हरी सब्जियां दी। इससे चूजों की हालत में सुधार आया। डैम को पता चल चुका था कि इस भोजन में कोई न कोई ऐसा पदार्थ जरूर है जो चूजों की ब्लीडिंग को रोक रहा था। डॉक्टर डैम को यह पक्का यकीन हो चला था कि उन्होंने एक नए विटामिन का पता लगा लिया है। फिर भी अभी तक उन्हें इस नए पदार्थ की कुछ ही विशेषताओं का पता चल पाया था, जैसे कि यह कोलेस्ट्रॉल के साथ ही भोजन से निकाला गया था। यह मछली के तेल या गेहूं के तेल में नहीं होता है। यह खून का थक्का जमाने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रिसर्च को शुरू हुए 6 साल बीत गए। 1934 में डैम ने पाया कि यह विटामिन टमाटर व मांस में, विशेषतः सुअर के जिगर में भी होता है। 1935 में डैम ने इसे विटामिन के नाम दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि के अक्षर का प्रयोग अभी तक किसी विटामिन के लिए नहीं हो रहा था, और शुरुआती खोजें जर्मन जर्नल में छपी थीं, जिसमें इसे कोएगुलेशन विटामिन लिखा गया था, जिसे अंग्रेजी में कोएगुलेशन लिखते हैं, जिसका अर्थ खून के गाढ़ा होने या जमने से है। डॉक्टर डैम ने विटामिन के का पता तो लगा लिया था, किंतु अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने की थी, और यह भी जानना था कि विटामिन के किस तरह खून का थक्का बनाने में मदद करता है। जल्द ही डॉक्टर डैम ने अल्फाल्फा घास की सूखी पत्तियों से एक पीले रंग के तेल के रूप में विटामिन के को शुद्ध रूप में प्राप्त कर लिया। अमेरिका के डॉक्टर एडवर्ड ने विटामिन के केमिकल स्ट्रक्चर का भी पता लगा लिया। अब सवाल था कि विटामिन के खून का थक्का जमाने में क्या भूमिका अदा करता है। प्रयोगों के दौरान डॉक्टर डैम ने पाया कि जिन चूजों में विटामिन के की कमी होती है, उनके खून में प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन बहुत कम होता है, और इसलिए खून जम नहीं पाता। रिसर्च से पता चला कि इस प्रक्रिया में लीवर की भी भूमिका होती है। यदि चूजों के खून में सीधे विटामिन के को प्रवेश कराया जाए तो उनके खून में प्रोथ्राम्बिन की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। न्यूयॉर्क के कुछ डॉक्टरों ने खराब लीवर वाले कुत्तों को विटामिन के दिया। उन्होंने पाया कि विटामिन के देने के बावजूद उन कुत्तों के खून में प्रोथ्राम्बिन की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। अब डॉक्टरों ने स्वस्थ लीवर वाले कुत्तों को विटामिन के दिया। नतीजा हैरान करने वाला था। अब उन कुत्तों के खून में प्रोथ्राम्बिन की मात्रा बढ़ गई थी। इससे पता चला कि विटामिन के खून जमाने वाले पदार्थ प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में लीवर की सहायता करता है। दरअसल खून में पाए जाने वाले कई क्लॉटिंग फैक्टर्स खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब हमारे शरीर में कहीं कट लगने पर खून बहने लगता है
तो खून में पाई जाने वाली प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन खून में घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन आपस में गूंथकर एक जाल बना लेती है, जिसमें फंसकर खून रुक जाता है और थक्का बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति आनुवांशिक बीमारी हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो जरा सा भी कट लगने पर उसका खून ठीक से जम नहीं पाता है। खून का बहाव ना रुकने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इसका कारण उसके खून में क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 की कमी है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को यह बीमारी थी, जिनसे उनके परिवार में अन्य लोगों को यह बीमारी फैली। 1943 में डॉक्टर डैम व एडवर्ड को विटामिन के पर कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विटामिन के की खोज से चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं, जैसे पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग से बचाने के लिए विटामिन के की उपयुक्त डोज दी जा सकती है, जिससे खून में प्रोथ्रोम्बिन की ठीक मात्रा बनी रहे और रक्त का थक्का बनने में समस्या ना हो। कभी कभी कुछ नवजात बच्चों में भी देखा जाता है कि जन्म के कुछ ही दिनों बाद बात पर उनमें खून बहने लगता है। ऐसे बच्चों के खून में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा की कमी होती है। इसका कारण उनका लीवर खराब होना नहीं, बल्कि उनकी आंतों में बैक्टीरिया का अभाव है। असल में आंत में रहने वाले कुछ लाभदायक बैक्टीरिया विटामिन के का निर्माण करते हैं, और क्योंकि नवजात बच्चों की आंत में जीवाणु ना के बराबर होते हैं, अतः उन्हें विटामिन के की सप्लाई जन्म से पहले मां से और जन्म के बाद मां के दूध से प्राप्त हो पाती है, जिस कारण कभी कभी विटामिन के की कमी हो जाती है, जो ब्लीडिंग का कारण बनती है। विटामिन के की उचित मात्रा देकर इसे रोका जा सकता है। विटामिन के की खोज की यह कहानी एक दूसरी दिलचस्प खोज से जुड़ी हुई है। 1920 के दशक में डॉक्टर फ्रैंक स्कोफील्ड पशुओं में होने वाली एक बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे। यह बीमारी एक रहस्य बन चुकी थी। बिना किसी ठोस कारण के बहुत अधिक संख्या में पशुओं की मौतें हो रही थी। डॉक्टर फ्रैंक ने पता लगाया कि पशुओं की मौत सड़े हुए स्वीट क्लोवर के पौधों को खाने से हो रही है। इसे सड़े रूप में खाने से जानवरों में खून की कमी हो रही थी। डॉक्टर फ्रैंक ने इस पौधे के रस को स्वस्थ खरगोश में प्रवेश कराया। ऐसा करने से स्वस्थ खरगोश भी रोगी बन मर गए। इस घटना के 10 सालों बाद कहते हैं एक दिन एक किसान बर्फीले तूफान के दौरान अपनी मरी हुई गाय व अनक्लॉटेड ब्लड से भरी दूध की बाल्टी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन पहुंचा। डॉक्टर कार्ल लिंक ने इस पर शोध शुरू किया। उन्होंने रोगी पशुओं में विटामिन के की कमी पाई। वे आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टर कार्ल ने सोचा कि क्या इसका मतलब यह है कि सड़ जाने पर स्वीट क्लोवर में कोई नया पदार्थ बन जाता है, ऐसा पदार्थ जो कि खून में विटामिन के की मात्रा घटा दे। डॉक्टर कार्ल ने सड़े हुए पौधों से इस पदार्थ का शुद्ध रूप प्राप्त किया और इसे डाइक्यूमेरोल नाम दिया। यह प्रमाणित हो गया कि जानवरों व मनुष्यों के खून में इस पदार्थ की उपस्थिति से खून की कमी हो जाती है। पशुओं के लिए जानलेवा बने इस पदार्थ का प्रयोग जल्द ही मनुष्यों को लाभ देने के लिए किया जाने लगा। असल में डॉक्टरों की प्रायः इच्छा रहती है कि वे जानबूझकर ऐसे लोगों के खून का थक्का बनाने की क्षमता को कम कर सकें, जिनकी शिराओं में जानलेवा थक्के बन जाते हैं, जो हार्ट अटैक का कारण भी बन सकते हैं। डाइक्यूमेरोल से पहले इसके लिए केवल हेपरिन नाम की दवा उपलब्ध थी। प्राकृतिक रूप से हेपरिन शरीर के अंदर लीवर व कुछ ब्लड सेल्स भी बनाती है, जो शिराओं में खून को जमने से रोकती हैं। लिंक ने अपने प्रयोगों से यह भी पाया कि अगर डाइक्यूमेरोल के मॉलिक्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो इससे एक खतरनाक पदार्थ वारफरिन बनाया जा सकता है, जिसकी खुराक चूहों में विटामिन के को अवरुद्ध कर उन्हें मार सकती है। चूहा मार की तरह इसका प्रयोग होने लगा। 1951 में एक अमेरिकी सैनिक ने चूहा मार वारफरिन की कई खुराकें लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हॉस्पिटल में विटामिन के देने पर उसकी जान बच गई। अब वारफरिन को लेकर डॉक्टरों का भय कम हुआ
और ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए वारफरिन का उपयोग शुरू हुआ। इसे डाइक्यूमेरोल से बेहतर पाया गया। 1955 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर को हार्ट अटैक पड़ा तो उन्हें वारफरिन ही दी गई। उनकी जान बच गई। इससे वारफरिन की ख्याति और बढ़ी। ऐसा माना जाता है कि सोवियत रूस के नेता जोसेफ स्टालिन को मारने के लिए वारफरिन ही दिया गया था, क्योंकि उनकी बीमारी के सिम्टम्स वारफरिन के दुष्प्रभाव से मिलते जुलते थे। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है।